गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जेनेटिक्स के सॉल्यूशन डिस्कस किए थे मॉर्निंग शिफ्ट के, जो कि आपका 1 मार्च 2025 को एग्जाम हुआ था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इवनिंग शिफ्ट के में जो क्वेश्चंस आए थे उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स हाउ ए म्यूटाजन इंड्यूसेस स्पेसिफिक बेस चेंज इन डीएनए। ठीक है, कि जो, क्योंकि म्यूटाजन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो हम हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हाउ ए म्यूटाजन इंड्यूसेस ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेस चेंज इन डीएनए। ठीक है, अब जैसे यूवी रेडिएशन की वजह से क्या होता है, थायमिन डाइमर बन जाते हैं। ठीक है, दैट कोजिंग GC to AT ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है कि थायमिन डाइमर बनने का मतलब ये थोड़ा है कि ट्रांजिशन होता है। नाइट्रस एसिड एक डीएमिनेटिंग एजेंट होता है, जैसे एडेनिन से वो हाइपोजेंथिन बना देता है और वो AT to GC ट्रांजिशन कराता है। ये स्टेटमेंट सही है। ETBR इंटरकलेट कराता है और ये कोजिंग स्पेसिफिक बेस सब्स्टिट्यूशन नहीं, क्योंकि ETBR तो एक तरह से इंटरकलेटिंग एजेंट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो ये गलत है। EMS इज ए बेस एनालॉग। ठीक है, अब EMS जो है वो एक एल्काइलेटिंग एजेंट है, कराता ये भी ट्रांजिशन है, बट इट इज ए एल्काइलेटिंग एजेंट, तो ये यहाँ पर ये गलत हो गया। अदरवाइज GC to AT ट्रांजिशन आपका फिर भी सही है, क्योंकि ट्रांजिशन ही कराता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट करेक्ट ये बना है वो कौन सी होनी चाहिए आपकी, सेकंड। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी क्या आपकी इनकरेक्ट। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड डीएमिनेट्स एडेनिन एंड कोजिंग एंड लीडिंग टू द AT to GC ट्रांजिशन, तो बी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, अब क्या क्या ऑप्शंस हमें यहाँ पर गिवन है, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली पहली हमें ऑप्शन क्या गिवन है यहाँ पर, ए पॉपुलेशन ऑफ ए डिप्लॉयड स्पीशीज, ए पॉपुलेशन ऑफ ए डिप्लॉयड स्पीशीज कैन पोजेस ओनली 2 एलीलिक फॉर्म्स ऑफ जीन। ठीक है, देखो एक इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि वो डिप्लॉयड है, उसमें दो ही एलील होती हैं, बट पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे एलील्स हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। In codominance, the phenotype of heterozygote lies in range between the phenotypes of individual that are homozygous for either allele involved। ठीक है, कोडोमिनेंस का मतलब तो ये होता है ना कि देर इज नो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, दोनों एलील एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें हम इन बिटवीन तो हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बोलते हैं, तो ये भी गलत है। पेनिट्रेंस इज द फ्रीक्वेंसी विद विच ए जीनोटाइप मैनिफेस्ट इट सेल्फ इन इंडिविजुअल्स इन ए गिवन पॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट गलत है। सॉरी, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, क्योंकि जो पेनिट्रेंस जो होता है वो हमें बताती है कि जैसे हमने लास्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखा था, जैसे एक स्पेसिफिक जीनोटाइप है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे जीनोटाइप म्यूटेंट वाला है, बट वो कईयों के अंदर वाइल्ड टाइप फिनोटाइप भी दिखा रहा है। ठीक है, तो पेनिट्रेंस इज अ फ्रीक्वेंसी विद विच द जीनोटाइप मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन इंडिविजुअल्स इन ए गिवन पॉपुलेशन, तो ये सही है। ठीक है, एक्सप्रेसिविटी इज द टाइप और डिग्री ऑफ फिनोटाइपिक मैनिफेस्टेशन ऑफ पेनिट्रेंट एलील और जीनोटाइप इन ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, यहां तक ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि एक्सप्रेसिविटी हमें रेंज बताती है, जैसे एक जीन एक्सप्रेस कर रही है, किसी के अंदर वो एक्सप्रेशन 100% है, किसी के अंदर 75% है, किसी के अंदर 25% है, बट ये उसने गलत लिख दिया कि वो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होती। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसके अंदर वो अगर इंडिविजुअल लिखता ना यहाँ पर पॉपुलेशन की जगह, तब ये स्टेटमेंट आपकी क्या होती, करेक्ट होती, बट यहाँ पर उसने इंडिविजुअल नहीं लिखा, पॉपुलेशन लिखा, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। कोडोमिनेंस में तो हम ये नहीं कहते ना कि इन बिटवीन आता है, उसमें देर इज नो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ये भी इनकरेक्ट है। पेनिट्रेंस वाली सही है और एक्सप्रेसिविटी वाली भी आपकी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर आया था कि रिपेयर सिस्टम से रिलेटेड, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंजाइम एक्शंस एक्टिंग ड्यूरिंग द लॉन्ग पैच बेस एक्सीशन रिपेयर इन ह्यूमंस। ठीक है, जो लॉन्ग पैच बेस एक्सीशन रिपेयर इन ह्यूमंस। ठीक है, अब इसके लिए देखो आपको बेस एक्सीशन रिपेयर पता होना चाहिए।
कि सबसे पहले यहाँ पे डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एक्ट करता है, फिर एपी एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद अब डिपेंड करता है कि पैच कैसा है, कि वो पैच शॉर्ट है या लॉन्ग पैच है। अगर तो पैच शॉर्ट है या शॉर्ट पैच है तो वहाँ पे पोल बीटा, और अगर लॉन्ग है तो डेल्टा एप्सिलॉन, ठीक है। फिर आपका क्या दिखा रखा है कि यहाँ पे तो चलो फिर पोल बीटा और लास्ट में लाइगेज 3 है। इधर आपका फ्लैप एंडोन्यूक्लियस चाहिए उसके बाद, और उसके बाद आपको लाइगेज 1 चाहिए, ठीक है। तो लॉन्ग पैच पूछा हुआ है, तो चलो ग्लाइकोसाइलेज तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद एपी एंडोन्यूक्लियस, डीएनए पोल डेल्टा एप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 एंड डीएनए लाइगेज 1, ठीक है। तो इसमें आपकी बी ऑप्शन जो है, क्योंकि बी और डी में देखो ये तो सब सेम ही है यहाँ तक, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 भी, फिर लाइगेज। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे लाइगेज कौन सा चाहिए, लाइगेज 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही रखना है कि क्योंकि बेस एक्सीशन रिपेयर, रिपेयर सिस्टम के अलग अलग पाथवे होते हैं, मिथाइल डायरेक्टेड होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन होता है, बट दिस इज बेस एक्सीशन रिपेयर, जहाँ पे ग्लाइकोसाइलेज पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है, फिर एपी, ए प्यूरिनिक और ए पिरिमिडिनिक साइट बन जाती है, और वहां से एपी एंडोन्यूक्लियस उसको क्या करता है आपका, रिमूव करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इन ए पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल ए इज 0.2 एंड दैट ऑफ स्मॉल बी इज 0.1, ठीक है। यहां पर हमें किसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए एंड दैट ऑफ स्मॉल बी, ठीक है। स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 0.2 एंड दैट ऑफ स्मॉल बी इज 0. ठीक है, स्मॉल ए की यहाँ पर है 0.2 और स्मॉल बी की कितनी है 0.1, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर गिवन है। और देखो उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंसीडर दैट देर आर टू एलील्स ऑफ फॉर ईच ऑफ द जीन्स, ठीक है। जैसे अगर ये स्मॉल ए है, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी 0.2 है, तो दूसरी एलील हम कैपिटल ए लिख सकते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी 0.8, ठीक है। ऐसे स्मॉल बी की 0.1 है, कैपिटल बी की कितनी होगी 0.9। What would be the expected percentage of population with genotype capital A small a capital B small b, ठीक है। अब इसमें क्या ना, आपको पहले तो टू, एक तरह से 2 PQ होता है, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए निकालना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 × 0.8 × 0.2, ठीक है। तो ये आ जाएगी 0.32, ठीक है। 2 × 0.9 × 0.1 ये आ गई 0.18, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0.0576, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.76%, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक्चुअली किसी भी ऑप्शन में 5.7 नहीं था, तो इस बार के पेपर के अंदर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या था आपका ड्रॉप हुआ था, क्योंकि मे बी क्या पता डेसिमल में इश्यू की वजह से, अदरवाइज आंसर आपका 5.76 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्लो इनसफिशिएंसी इन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कैन बी caused by all of the following mechanism except। अब हैप्लो इनसफिशिएंसी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हैप्लो इनसफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो हैप्लो इनसफिशिएंसी कैसे हो सकती है, या तो जैसे एक एलील जो है वो डिलीट हो जाए, ठीक है, तो वो हैप्लो इनसफिशिएंट हो गया। जैसे दो एलील हैं तो वो सफिशिएंट थी, ठीक है। लेकिन हैप्लो इनसफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक ही एलील है, दूसरी नॉर्मल नहीं है, तो डिलीशन की वजह से हो सकता है। एक मिस सेंस म्यूटेशन हुई जिससे एक्सप्रेशन ऑफ एलील बढ़ गई, अगर तो एक्सप्रेशन ऑफ एलील बढ़ गई तो उसको हम हैप्लो इनसफिशिएंसी नहीं बोलेंगे। तो क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है तो यही आंसर होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि इसमें तो एक्सप्रेशन बढ़ गई। सी में नॉन सेंस म्यूटेशन हुई जिससे ट्रंकेटेड प्रोटीन बना, वो भी उसकी तरह की जैसे, दैट विल ऑल्सो लीड टू हैप्लो इनसफिशिएंसी। और एपिजेनेटिक सैलेंसिंग होगी, दैट विल ऑल्सो लीड टू हैप्लो इनसफिशिएंसी। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, बी। अब ये क्वेश्चन आया था आपका लिंकेज जो क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड। स्टुअर्ट वंट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बेस्ड जेनेटिक मैप सिंस जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन जीन्स आर अंडर एस्टिमेटेड ड्यू टू द अक्रेंस ऑफ डबल क्रॉसओवर, ठीक है। अदर मैपिंग फंक्शंस वर डेवलप टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एस्टिमेट, ठीक है। तो अगर आपने डबल क्रॉसओवर या जनरली आपने लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ा है, तो जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं ना दो जीन्स के बीच में, तो सिंगल क्रॉसओवर प्लस डबल क्रॉसओवर लेते हैं।
लेकिन जनरली हमने क्या देखा है कि जो डबल क्रॉसओवर होते हैं वो कम बनते हैं। अब डबल क्रॉसओवर अगर आपके अगर अ, मतलब जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, और ऑब्जर्व नंबर कम होता है तो उससे डिस्टेंस भी फिर आपको कम देखने को मिलता है, ठीक है। सो हेल्डेन्स मैपिंग फंक्शन एज्यूम्स नो इंटरफेरेंस। उसने कहा कि इंटरफेरेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इंटरफेरेंस अगर नहीं है तो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर आपके इक्वल है, तो इसका मतलब आपका डिस्टेंस भी ज्यादा आएगा। लेकिन कोसेम्बी का मैपिंग फंक्शन अकाउंट फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है। और स्टुअर्ट वेंट के बारे में अगर पढ़ा तो वो तो कंप्लीट इंटरफेरेंस की बात करता था। कंप्लीट इंटरफेरेंस का मतलब है कि डबल क्रॉसओवर है ही नहीं, ठीक है। तो स्टुअर्ट वेंट ने तो कंसेप्ट दिया था डबल कंप्लीट इंटरफेरेंस का, ठीक है। हेल्डेन ने कहा कि नो इंटरफेरेंस, ठीक है। और कोसम्बी ने इंटरफेरेंस, तो उसको ये नहीं कहा कि मतलब कंप्लीट है या मतलब बिल्कुल नहीं है। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड मैप डिस्टेंस एज प्रपोज्ड बाय स्टुअर्ट वेंट एंड आफ्टर करेक्शन यूजिंग आइदर हेल्डेन और कोसम्बिस मैपिंग फंक्शंस, ठीक है। देखो, आप देखो रिकॉम्बिनेशन के साथ आपने मैप मैप डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे एक स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, इसमें डिस्टेंस उससे कम है, इसमें सबसे कम है। देखो सबसे ज्यादा तो उसमें होना चाहिए जिसके अंदर मतलब आपका इंटरफेरेंस है ही नहीं। तो मतलब फर्स्ट वाला तो आपका हेल्डेन होना चाहिए। फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए? हेल्डेन। स्टुअर्ट वेंट ने तो कहा था कंप्लीट इंटरफेरेंस, कि मतलब उसने तो कहा कि एक तरह से मान लो उसने जो कंसेप्ट लिया कि डबल क्रॉसओवर है ही नहीं, तो फिर डबल क्रॉसओवर्स को आप ऐड ही नहीं कर रहे, तो उसका डिस्टेंस सबसे कम आना चाहिए। और बीच में डिस्टेंस किसका आना चाहिए? आपका कोसम्बी का, ठीक है, इस पर्टिकुलर डाटा के हिसाब से। क्योंकि हेल्डन ने तो कहा कि मतलब आपकी देर इज नो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस नहीं है, इसका मतलब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर इक्वल है। तो डबल क्रॉसओवर का नंबर अगर आप डिस्टेंस में ऐड करें तो ज्यादा ही आएगा। स्टुअर्ट वेंट कहता था कंप्लीट इंटरफेरेंस है, कि डबल क्रॉसओवर है ही नहीं। अगर डबल क्रॉसओवर उसके हिसाब से नहीं है तो फिर आप जब डिस्टेंस निकालोगे तो कम आएगा। कोसम्बी ने फिर भी कहा था कि इंटरफेरेंस आपकी है, बट कंप्लीट नहीं कहा था उसने, ठीक है। तो लाइन वन जो है वो तो हेल्डेन आना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स देखें तो लाइन वन जो है दैट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड मैप डिस्टेंस बेस्ड ऑन कोसम्बी फंक्शन, तो ये तो गलत है। फर्स्ट तो फॉल्स है। फर्स्ट तो क्या आपका फॉल्स है। अब देखो फर्स्ट फॉल्स एक ही ऑप्शन में है, तो इसका डी बनेगा। द चांस ऑफ अंडर एस्टिमेशन ऑफ मैप डिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो कि जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो जो चांस है अंडर एस्टिमेशन ऑफ मैप डिस्टेंस वो आपका इंक्रीज हो रहा है। और जेनेटिक मैपिंग प्रपोज्ड बाय स्टुअर्टमेंट एज्यूम्स कंप्लीट इंटरफेरेंस, ये ना वैसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। क्योंकि एल्फ्रेड स्टुअर्टमेंट ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, तो उसने भी कहा कि ही कंसीडर ही बेसिकली उसकी जो स्टेटमेंट रहती है दैट वाज कंप्लीट इंटरफेरेंस। कंप्लीट इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? जैसे आई इज इक्वल टू होता है वन माइनस सी। सी होता है कॉफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, ठीक है। सी क्या होता है आपका? कॉफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। तो ये जब वैल्यू जीरो होगी तभी इंटरफेरेंस आपकी कंप्लीट होती है, तो इसका मतलब उसके हिसाब से डबल क्रॉसओवर है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन होमोलॉगी ए प्रोटीन CG20T4 फंक्शन एज ए होमोटेट्रामर, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ईच यूनिट विद इन द टेट्रामरी इज एसेंशियल फॉर इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। CG20T4 प्रोटीन हैज थ्री डोमेन। डोमेन ए जो है वो टेट्रामरेशन के लिए चाहिए, डोमेन बी जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए चाहिए, और डोमेन सी डज नॉट कंट्रीब्यूट टू CG2024 फंक्शन एट ऑल। Three mutation A star, B star, and C star in the ABC domains of CG2024 respectively have been identified. The A star and B star disrupt the function of their respective domains. कि मतलब म्यूटेशन हुई और उसने रिस्पेक्टिव डोमेन्स के फंक्शन को क्या कर दिया? एक तरह से डिसरप्ट कर दिया। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ म्यूटेशन ए स्टार, बी स्टार एंड सी स्टार। देखो अब ये तो साफ ही पता लग रहा है ना कि अगर म्यूटेशन की वजह से जो डोमेन है अगर वो फंक्शनल नहीं है, उसका फंक्शन ही क्या हो गया? डिसरप्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो डोमिनेंट म्यूटेशन है। तो ए स्टार भी डोमिनेंट होना चाहिए, बी स्टार भी डोमिनेंट, और सी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इट हैज टू बी एमॉर्फिक, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए म्यूटेशन इन ए प्लांट जीन
इज फीमेल गैमेटोफाइट लीथल, कि जब वो फीमेल गैमेटोफाइट में होते हैं तो लीथल होता है। दिस म्यूटेंट एलील कैन बी नॉर्मली ट्रांसमिटेड थ्रू पोलन, अगर वो मेल से जा रही है तो मतलब नॉर्मल है। हाउएवर व्हेन ट्रांसमिटेड थ्रू एग द एम्ब्रियोस अबॉर्ट रिजल्टिंग इन इनवाइबल सीड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेल एलील। ठीक है। A student harvested the seeds from a heterozygous mutant plant and grew a total of 100 plants. What is the expected number of homozygous plants in this population? अब देखो क्या होता है ना, हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैपिटल एम स्मॉल एम। ठीक है, मतलब ये एक तरह से एलील है। ठीक है। अब क्या ना, ये म्यूटेटेड वाली है, जैसे अब ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है। ठीक है। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, जैसे अब एक कैपिटल एम फीमेल से आया, ठीक है, ये फीमेल से आया, और एक कैपिटल एम मेल से आया। ठीक है, ये तो चलो नॉर्मल ही होगा। एक आपने क्या लिखा कि कैपिटल एम फीमेल से आया और मान लो स्मॉल एम मेल से आया। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल ही है। ठीक है। अब तीसरा क्या हो सकता है कि कैपिटल एम मेल से आया और स्मॉल एम फीमेल से आया। ठीक है, तो ये भी ठीक होगा। अब एक बनेगा स्मॉल एम। तो क्योंकि वो कह रहा है कि however when transmitted through egg the embryos abort resulting in inviable seeds irrespective of the male allele। अब ऑब्वियसली ये स्मॉल एम फीमेल से आया है, ये मेल से आया है। वो कहता है अगर स्मॉल एम एलील कहाँ से आ गई, फीमेल से आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक तरह से क्या करेगी, एम्ब्रियोस को अबॉर्ट करेगी, एम्ब्रियोस को क्या करेगी, आपकी अबॉर्ट करेगी। ठीक है। सो अब इसका मतलब क्या है कि ये जो स्मॉल एम है, तो ये तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये नहीं सरवाइव कर पाएगा। ठीक है। तो देखो वैसे भी जब हम कैपिटल एम स्मॉल एम को कैपिटल एम स्मॉल एम से करा रहे हैं, तो होमोजाइगस तो हमारे पास कितने आने चाहिए, इट हैज टू बी 50%। ठीक है, क्योंकि दो हेट्रोजाइगस को करा रहे हो, तो कैपिटल एम भी होमोजाइगस है और आपका स्मॉल एम भी, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका 50। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। और एक चीज और भी है ना कि द एम्ब्रियोस अबॉर्ट रिजल्टिंग इन इनवाइबल सीड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेल एलील, या तो जिसके अंदर ये स्मॉल एम फीमेल से आया है, ठीक है, तो ये भी एक तरह से मे बी आपके ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब जिसमें स्मॉल एम फीमेल से आ गया वो दोनों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेल की बात ही नहीं हो रही है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर म्यूटेंट एलील मेल से आती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी सेम द सीड कोट कलर इज ऑफ टू टाइप्स, व्हाइट और ब्राउन। True breeding white and brown seed plants were reciprocally crossed and the results are given below। अब देखो ना, यहाँ पे फीमेल है वाइट, मेल है ब्राउन, तो सारे के सारे वाइट आए। ठीक है। इधर फीमेल ब्राउन है, मेल वाइट है, तो सारे के सारे ब्राउन आए। अब एक तो यहां से तो क्या इंडिकेशन हो रही है कि वो यू कैन से कि, क्योंकि फीमेल पे डिपेंड कर रहा है कि फीमेल के अंदर जैसे सीड कोट कलर है वैसे ही आगे F1 जनरेशन में आ रहा है। ठीक है। लेकिन F2 जनरेशन में हम देख रहे हैं तो अब है तो 100% यहाँ पे वाइट, बट F2 के अंदर 100% ब्राउन आ गए और इधर 100% ब्राउन ही है। ठीक है, क्योंकि अगर तो फीमेल से ही आगे जाना था तो F2 जनरेशन में भी यहाँ पर 100% क्या आने चाहिए थे, वाइट। ठीक है, और यहाँ पर तो चलो 100% ब्राउन ही है। तो इसका मतलब ये जनरली क्या होता है ना, एक तो होती है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रियल जीन मेडिएटेड मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो है नहीं, क्योंकि अगर तो फीमेल के थ्रू जैसे ये तो वाइट आए तो आगे भी वाइट आना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, जो प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होते हैं दे आर प्राइमरली इनहेरिटेड मैटरनली, मीनिंग द ऑफस्प्रिंग रिसीव द जीन्स सोलली फ्रॉम द मदर। दिस इज इन कंट्रास्ट टू द न्यूक्लियर जीन्स, क्योंकि वो दोनों पेड़ से आती हैं। सो दिस फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस जिसे हम साइटोप्लाज्मिक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बोलते हैं, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय द सेम रूल एज मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ न्यूक्लियर जीन। तो यहाँ पर प्लास्टिड या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक होता है तो फिर अगर जैसे इधर हम कह रहे हैं कि फीमेल वाइट थी तो सारे वाइट आए, फीमेल ब्राउन थी तो सारे ब्राउन आए। अब ये अगर यहाँ पर अगर सारी फीमेल वाइट है F2 में, तो F1 में, तो F2 में भी वाइट आनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये तो नहीं है। फिर वो कह रहा है एक न्यूक्लियर जीन मेडिएटेड मैटरनल इफेक्ट रेफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर्स न्यूक्लियर जीन ऑन द फिनोटाइप ऑफ हर ऑफस्प्रिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ओन न्यूक्लियर जीन। ठीक है,
मतलब इसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि जब मतलब जब कुछ फैक्टर होते हैं एग के अंदर या जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, द लिखा ना दीज इफेक्ट्स अराइज बिकॉज द मदर जीनोटाइप कैन अफेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो और ऑफस्प्रिंग थ्रू वेरियस मैकेनिज्म सच एज द provisioning of nutrients, hormones और other development factors stored in the egg or provided during early development, ठीक है। तो दूसरा यहां पर यही था कि न्यूक्लियर जीन मेडिएटेड मेटर्नल इफेक्ट, कि इट इज नॉट ओनली द ऑफस्प्रिंग ऑफ जीनोटाइप, जो लेकिन मदर की जो न्यूक्लियर जीन्स हैं वो उसको मेडिएट कर रही हैं, ठीक है। तो जैसे हो सकता है कि यहाँ पर पहले तो फीमेल वाइट आई, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर जीन्स जो हैं की वजह से फिर वो आगे आपको जो F2 में है वो ब्राउन देखने को मिला, ठीक है। पोलर ओवर डोमिनेंस क्या होता है कि ये एक टाइप ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस होती है वेयर स्पेसिफिक फिनोटाइप इज एक्सप्रेस इन इंडिविजुअल्स हु आर हेट्रोजाइगस फॉर ए पर्टिकुलर जीन। एक स्पेसिफिक फिनोटाइप जो सिर्फ आपको तभी देखने को मिलेगा जब वो हेट्रोजाइगस हैं, एंड दिस एक्सप्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन विच पेरेंट द म्यूटेटेड एलील इज इनहेरिटेड फ्रॉम, ठीक है। एक तो हेट्रोजाइगस में दिखता है और ये भी डिपेंड करता है कि म्यूटेटेड एलील कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो असेंशली वो आपको उस एक स्पेसिफिक फिनोटाइप जो है वो तभी देखने को मिलेगा जब म्यूटेटेड एलील एक पेरेंट से आ रही है दूसरे से नहीं आ रही है। दिस इज इन कंट्रास्ट टू टिपिकल ओवर डोमिनेंस वेयर द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज एडवांटेजियस रिगार्डलेस ऑफ द पेरेंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो पोलर ओवर डोमिनेंस में हम क्या करें कि हेट्रोजाइगोस हेट्रोजाइगस का एक स्पेसिफिक फिनोटाइप आता है, बट ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो म्यूटेंट वाली एलील है वो कहाँ से आई है, ठीक है। और एक है इनकम्प्लीट मैटरनल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, it specifically referring to the mitochondrial DNA describe a scenario where a small amount of paternal mitochondrial DNA can be transmitted to offspring despite the general rule of exclusive maternal inheritance, ठीक है। क्योंकि जनरली वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया मदर से ही आता है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स हमने क्या देखा है कि पैटर्नल माइटोकॉन्ड्रिया का फ्रैक्शन जो है वो भी समटाइम्स ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो मतलब पोलर ओवर डोमिनेंस की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ हेट्रोजाइगस का भी नहीं पता है, हम इनकम्प्लीट मैटरनल इनहेरिटेंस की भी बात नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें यही हो सकता है क्योंकि F1 तक देखें तो जैसी फीमेल थी वैसे आ रहा था, ठीक है। अब आगे फिर देख रहे हैं तो F2 के अंदर ब्राउन आ रहा है मदर, जबकि ऑब्वियसली क्या है कि F1 जनरेशन में सारे वाइट आए थे, चाहे वो मेल होंगे चाहे फीमेल होंगे। अब फीमेल वाइट थी तो ये भी वाइट थे, फीमेल ब्राउन थे तो ये ब्राउन थे। अगर तो F1 तक बात करें तो ये एक इंडिकेशन था कि ये प्लास्टिडियम माइटोकॉन्ड्रियल जीन मेडिएटेड इनहेरिटेंस ही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब F2 के अंदर आप देख रहे हो कि ये ब्राउन आ गए, इसका मतलब क्या है कि मे बी अब जो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप है, ठीक है, वो किस चीज पे F2 में देखो ना सारे ब्राउन आए, इसका मतलब क्या है कि जो उसका जो बेसिकली स्पेसिफिक जीनोटाइप है उसके ऊपर जो मदर मदर की जो न्यूक्लियर जीन्स है उसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें ABC तो नहीं बन रहा है तो इसका सॉरी ACOD, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका बी, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत और आपको इसको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके इवनिंग शिफ्ट के अंदर आए थे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट वाज बेस्ड ऑन योर म्यूटेशन। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स थी, पेनिट्रेंस क्या होता है, एक्सप्रेसिविटी क्या होता है, ये भी रिपेयर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये हार्डविनबर्ग ये ड्रॉप हुआ था क्योंकि इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं बन रहा था। हैप्लो इनसफिशियंसी क्या होता है, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट है। अब इसमें ना आपको पता होना चाहिए कि स्टुअर्ट वेंट का कंसेप्ट था कि कंप्लीट इंटरफेरेंस मतलब नो डबल क्रॉस ओवर, ये म्यूटेशन से रिलेटेड था। यहाँ पर भी हमने क्या डिस्कस किया कि जो होमोजाइगस प्लांट्स हमें बताने थे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ होमोजाइगस प्लांट, ठीक है। वैसे भी देखो ना कैपिटल एम स्मॉल एम को कैपिटल एम स्मॉल एम से कराएं तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो वैसे भी 50% ही बनते हैं, बट जैसे इसमें ना लीथल वाला है तो इसमें ना एक चीज और हम शायद ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर तो कैपिटल एम है ये तो चलो ठीक है, ये तो सरवाइव करेगा। अब कैपिटल एम फीमेल से आया तो ये भी सरवाइव करेगा, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि अगर तो स्मॉल एम फीमेल से आ गया, ठीक है, तो जैसे अब इस केस में भी स्मॉल एम फीमेल से आया, थर्ड में भी फोर्थ में भी, तो इसका मतलब क्या ना कि हाउएवर व्हेन ट्रांसमिटेड थ्रू एग द एम्ब्रियोस अबाउट रिजल्टिंग इन इनवायबल सीड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेल एलील, फिर या तो ये दोनों सर्वाइव ही नहीं करेंगे, तब भी आपके पास दो ही बचे, एक कैपिटल एम एक कैपिटल एम स्मॉल एम, तो उसमें से होमोजाइगस तो सिर्फ आपका एक ही है, ठीक है। सो दैट हैज टू बी 50%, ठीक है। और इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया, न्यूक्लियर जीन मेडिएटेड मैटरनल इफेक्ट। न्यूक्लियर जीन मेडिएटेड का क्या मतलब होता है कि
इन्फ्लुएंस ऑफ द मदर्स न्यूक्लियर जीन्स ऑन द फिनोटाइप ऑफ हर ऑफस्प्रिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग ओन न्यूक्लियर जीन। ठीक है, मदर के न्यूक्लियर जीन्स का ऑफस्प्रिंग के न्यूक्लियर ऑफस्प्रिंग के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पर ये नहीं मैटर कर रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग है उसकी न्यूक्लियर जीन्स क्या है। ठीक है, तो ये क्योंकि देखो क्या है ना, जो प्रोजेनी है ऑफस्प्रिंग उसके डेवलपमेंट तो मदर के अंदर ही हो रही है। ठीक है, तो मे बी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि एग में स्टोर हैं। कुछ भी ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें बेसिकली जो है, हमें डिफरेंट जो है वो फिनोटाइप जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, so this is all about this video. I hope you like this video, and for all these kind of videos please subscribe to our channel Biotech Sapiens. Thank you so much.